discuss one another chapter, that is analogy. This is very interesting and very important chapter for any competitive exams like NTSC, SSC, CGL, banking sector and many other. NTSC में जो 15 marks का आता है, it is very interesting and very important chapter for NTSC. So आज हम ये discuss करेंगे कुछ topics हैं, the list of topics we will discuss in this video. So before starting my video, I just want to request you, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So without wasting of time, just let's get start. So guys, this is the second part of analogy. Some of the topics we already discussed in part 1 and the link of part 1 is available in the description, so you must go and watch that video also. So I'll start with the second part of analogy with the topic of study of disease and science. So it is very important for any competitive exam because study जो है वो इतना important topic है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें जरूर देखने को मिलता है. तो आज हम इसकी कुछ लिस्ट है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. मैंने वो लिस्ट उठाई है जो एग्जाम्स के अंदर रिपीट होती है. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्टडी ऑफ डिजीज एंड साइंस किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं और ये क्या क्या टर्म है. तो सबसे पहले देखिए बर्ड्स. द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. तो हमें ऑर्निथोलॉजी जहां भी नजर आएगा तो हमें हमारे माइंड में क्या आएगा कि क्या है, अध्ययन है. किसके बारे में? पक्षियों के जो अध्ययन होते हैं उनके बारे में रिसर्च की गई है, उसकी जो स्टडीज होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी. तो जहां भी आपको ऑर्निथोलॉजी वर्ड आ जाए नजर तो इट मींस क्या है, वो उसको डायरेक्टली लिंक किया गया बर्ड से, मींस स्टडी ऑफ बर्ड्स. किसी भी वर्ड के पीछे अगर आप लॉजी वर्ड लगा दोगे तो इट मींस वो क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ समथिंग. स्टडी ऑफ समथिंग. अगर लॉजिस्ट लगा देते हैं हम किसी वर्ड के लास्ट में तो आप उसका मतलब है स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे हम स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हर वर्ड के पीछे क्या लगा मिलेगा आपको? दैट इज लॉजी. LOGY. तो ये 4 लेटर हैं जो आपको लास्ट में नजर आएंगे. तो हम सर स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 दैट इज सिस्मोलॉजी. तो सिस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी. तो इसका क्या आएगा आंसर? दैट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक. भूकंप. भूकंप क्या जो अध्ययन होता है, उसकी जो रिसर्च है, उसके बारे में जो हमें आइडेंटिफिकेशंस निकाली गई है, जो भी साइंटिस्ट ने निकाली, उसकी अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी. एंड द एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी. जहां पे भी आपको एंथ्रो वर्ड नजर आ जाए, एंथ्रो इट मींस वहां पे किसी ना किसी पर्टिकुलर मैनकाइंड की बात की गई है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैन. द स्टडी ऑफ मैन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी. सो द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज पैथोलॉजी. And pathology is the study of disease. Disease. The study of disease is known as the study of disease is known as pathology. अब देखिए पैथोलॉजी जो वर्ड है इसको हम याद कैसे करेंगे डिजीज के? मान लो किसी की कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर पर्टिकुलर कोई एक रास्ता होता है, सभी डॉक्टर वही पर्टिकुलर एक पाथ होता है उसी को फॉलो करते हैं. तो इसमें पाथ वर्ड आ रहा है. पैथ मींस रास्ता, वे. तो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं. तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी. द नेक्स्ट टर्म इज फाइकोलॉजी. अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी. अब फाइकोलॉजी को हम कैसे याद करेंगे? एल्गी से. मींस एल्गी देते हैं, दैट इज एल्गी. अब एल्गी देखो, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. अब इसको याद कैसे करेंगे? फाइकोलॉजी से आप ये पाई याद आता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करते टाइम पाई. और पाई एल्गोरिथम में यूज होता है, आपको पता है. अलजेब्रा के अंदर, मैथ्स के अंदर यूज होता है पाई वर्ड्स. तो पाई मींस फाइकोलॉजी को हम अलजेब्रा से एल्गी से रिलेट कर सकते हैं. तो इसको लर्न कर सकते हैं हम एल्गी से. नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी. अब टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन. द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज की छटनी करना, क्लासिफाई करना किसी चीज को, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्क्राइब करना. दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. दैट इज टैक्सोनॉमी. तो नेक्स्ट टर्म इज एंटोमोलॉजी. अब देखो एंटोमोलॉजी कहीं भी नजर आ जाए वो कहां पे लिंक करता है? इंसेक्ट से. सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी. सो नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्डियोलॉजी क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ हार्ट. द स्टडी ऑफ हार्ट. आप कभी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, हार्ट वाले डिपार्टमेंट में जाना है, आपको हार्ट से रिलेटेड वो बीमारी है, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है. कौन से डॉक्टर से? कार्डियोलॉजिस्ट से. तो वो क्या होता है? स्टडी स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट होता है. तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट. एंड द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी. एंड द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज
फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी आपको पता है ये तो बहुत सिंपल सी टर्म है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी, अगर बॉडी की अध्ययन को बात करें अगर हम, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब पेडोलॉजी को बोलते हैं सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो अध्ययन होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि काफी टाइप्स की हमारी जो है सॉइल्स होती है, उसकी डिफरेंट स्टडी करके वो क्लासिफिकेशन के अंदर उसकी टाइप्स बनाई गई है, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो ये टर्म आपको याद करनी पड़ेंगे। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो पेडोलॉजी मतलब पैदल चलना, पैदल कहाँ चलोगे? मिट्टी पे चलोगे, तो यहाँ से याद आ जाएगा पेडोलॉजी मीन्स पैदल चलना। तो सॉइल यहाँ पे आपको इसको लर्न कर सकते हो आप। नेक्स्ट टर्म इज इचियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फीसिस। द स्टडी ऑफ फीसिस is known as etiology. Etiology is the study of feces. The next term is selenography. अब सेलिनोग्राफी क्या होता है? देखो सेलिनोग्राफी साइलेंट वर्ड से कुछ सुनने में आ रहा है, साइलेंट वर्ड से याद आता है हमें मून, एंड द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलिनोग्राफी, क्योंकि मून हमारा नाइट में विजिबल होता है और नाइट हमारी साइलेंट होती है, तो सेलिनोग्राफी से थोड़ा साइलेंट वर्ड आ रहा है सुनने में इसके टर्म्स में, तो साइलेंट आप याद कर सकते हो, दैट इज स्टडी ऑफ मून। नेक्स्ट टर्म इज बॉटनी। बॉटनी तो वेरी फेमस है, ये तो बायोलॉजी के अंदर सभी को लर्न हो जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बॉटनी, तो इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ब्लड। द स्टडी ऑफ ब्लड, अब याद कैसे करेंगे? हेमेटोलॉजी से सिर्फ आगे का वर्ड क्या नजर आ रहा है? हम, हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्लड है, तो हम याद कर सकते हैं हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्लड, एंड द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ किडनी, द स्टडी ऑफ किडनी। अब अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो आप किससे मिलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट से। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप कौन से वार्ड में जाएंगे, कौन से कैबिन की तरफ जाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट कैबिन की तरफ। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ the nephrology is the study of kidney and the nephrologist is the specialist of kidney. The next is mycology. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, mycology. Mycology is known as the study of fungi, that is fungi. Fungi की स्टडी को क्या बोलते हैं? mycology. नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजी। अब ऑप्थेल्मोलॉजी को कैसे लर्न करें? अब देखो ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ आईज। ये आप याद रखिए, ये जितनी भी डिजीज होती है ना बॉडी के पार्ट से रिलेटेड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ आईज इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज डेंटोलॉजी एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजिस्ट। सो दिस इज द स्टडी ऑफ टीथ। सो टीथ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? डेंटोलॉजी। द नेक्स्ट टर्म इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं त्वचा विज्ञान। त्वचा मींस स्किन। अब स्किन से रिलेटेड जो भी हमारी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्किन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, स्टडी ऑफ डिजीज एंड साइंस। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट होती है इसकी, लेकिन ये अगर आप याद कर ले तो यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। ये बार बार रिपीट होता है, मैंने सिर्फ वही कंटेंट उठाया है जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। अदरवाइज आपके जो ये लिस्ट है इसकी, उसको भी एक बार जरूर आप गो थ्रू करके जाएंगे, उसको लर्न कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट टर्म इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वांटिटी एंड देयर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वांटिटी एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखिए हम कैसे कवर करेंगे। इसमें आ जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। इफ प्रेशर इज रिलेटेड विद बैरोमीटर देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। We know that the relation between pressure and barometer is the instrument. This is the instrument of measuring pressure. Means pressure को नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? That is barometer. So barometer is the instrument used for measuring pressure. Pressure को नापने के लिए हम barometer का यूज करते हैं। In the same manner, the instrument
for measuring humidity is known as hygrometer. That is humidity को नाम देंगे हम किसका यूज करते हैं, that is hygrometer. Hygrometer. ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता. आर्द्रता. तो इसके इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से काफी बार एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो ये टाइप आपको लर्न करनी पड़ेगी. इसमें एक आ जाता है, अगर सिस्मोलॉजी, हमें अभी भी पढ़ा था, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी. तो सिस्मोलॉजी का अगर रिलेशन है, सिस्मोलॉजी इज रिलेशन विद अर्थक्वेक, भूकंप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ सिस्मोलॉजी. तो सिस्मोग्राफ होता है इंस्ट्रूमेंट. अब लॉजी लग गया तो स्टडी बन जाता है, और इसके पीछे ग्राफ लगा दें, सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ दैट इज नोन एज मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, कि भूकंप जो है उसकी क्या तीव्रता थी, वो कितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का भूकंप अर्थक्वेक यहाँ पे आया है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ. इन द सेम मैनर व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ विंड. आपसे उल्टा पूछ लेंगे रिलेशन. जिस प्रकार से अर्थक्वेक का रिलेशन सिस्मोग्राफ से है, उसी प्रकार से विंड का रिलेशन किससे होगा. तो विंड को नापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं, दैट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर. एनीमोमीटर इज नोन एज द मेजरिंग विंड. हवा की भी क्या होती है, डिफरेंट लेवल की जो विंड होती है उसकी नापने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एनीमोमीटर. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एनीमोमीटर. प्लीज नोट इट डाउन. एनीमोमीटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है थिकनेस. अगर थिकनेस की बात करें हम, थिकनेस, इफ रिलेशन ऑफ विंड इज एनीमोमीटर, विंड का रिलेशन अगर एनीमोमीटर से है तो थिकनेस का किससे होगा. तो थिकनेस को नापने के लिए हम कौन से यंत्र का यूज करते हैं, दैट इज स्क्रू गेज. ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्क्रू गेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. थिकनेस, किसी भी चीज की मोटाई को नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रू गेज. अगर हम बात करें लेंथ को, अगर लेंथ को नापते हैं तो लेंथ को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपली स्केल, लाइक दैट. इस टाइप का स्केल यूज करते हैं हम लेंथ को नापने के लिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केल. ओके, सो आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट इसी में एक दो टॉपिक और कवर करते हैं. अगर हम करंट का रिलेशन मानते हैं, किससे, करंट का रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज अमीटर. अमीटर से, अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट. इन द सेम मैनर द रिलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, द रिलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ब्लड प्रेशर को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो क्या क्या होता है वो, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर. दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर. Sphygmomanometer is known as the instrument for measuring blood pressure. It is also very important. So आप इसको भी टॉपिक को नोट करके चलें. तो हमने देखा प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, विंड को नापने के लिए हम किसको यूज करते हैं, दैट इज एनीमोमीटर, करंट के लिए अमीटर, ब्लड प्रेशर के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर, अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ. ठीक है, तो इनको आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डेजिग्नेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डेजिग्नेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखें. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की डेजिग्नेशन के बारे में इसमें क्लासिफाई किया गया है कि डेजिग्नेशन से कैसे क्वेश्चन आता है. तो देखो इसमें आता है जैसे न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर के अंदर रिलेशन दे देगा आपको किससे, एडिटर से. एडिटर, अगर न्यूज़पेपर का रिलेशन एडिटर से है तो फिल्म का रिलेशन किससे होगा, फिल्म का रिलेशन किससे होगा ये बताना आपको. तो हमें पता है न्यूज़पेपर का जो डायरेक्टर होता है, जो मीन्स उसको पूरे न्यूज़पेपर का जो डायरेक्टर होता है, जो उसको एडिट करता है, दैट इज नॉन एडिटर. तो पूरी पावर किसके पास है, एडिटर के पास है. न्यूज़पेपर को बनाने के लिए उसमें क्या न्यूज छपेगी, क्या न्यूज नहीं आएगी, वो एडिटर का रोल प्ले करता है वहां पे. तो न्यूज़पेपर का रिलेशन किससे, एडिटर. सो एडिटर इज द टॉप मोस्ट डेजिग्नेशंस
फॉर न्यूज़पेपर, फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर मींस न्यूज़पेपर और किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए हम एडिटर का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो उसी प्रकार से फिल्म के लिए सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है, दैट इज डायरेक्टर। जो फिल्म को बनाता है, फिल्म निर्माता क्या होता है, डायरेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्टर आएगा। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि वो प्रोड्यूसर के अंदर टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टर। सो डायरेक्टर, तो ये टर्म यहाँ पे डायरेक्टर से रिलेट करेंगे। सो आपको समझ में आएगा कि डेजिग्नेशंस ऑफ एनी प्रोडक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिनोनिम एंड एंटोनिम। अब सिनोनिम एंटोनिम से देखो सिंप्लीफिकेशन आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। तो हम सेम मीनिंग्स, सिमिलरिटी वाले, समरूपता वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिनोनिम एंटोनिम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम से मैंने लिया है, दैट इज इरिवोकेबल। अब इरिवोकेबल का मतलब होता है अटल। द मीनिंग ऑफ इरिवोकेबल इज नोन एज अटल। तो जिसको हम कह सकते हैं डन, जो अपने स्टैंड पे रहे, अपने काम पे रहे, जो भी काम बोला गया दैट इज डन फ्रॉम दिस साइड। तो डन मींस इसका सिनोनिम पेयर लिया गया है। तो अडर्न, अडर्न का मतलब होता है सजावट। क्या मतलब होता है इसका, सजावट। तो सजावट यहाँ पे इन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शंस में से इसका सिनोनिम हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रस्ट होता है विश्वास, ट्रस्ट तो यहाँ पे आ नहीं सकता। सस्पेक्ट होता है मतलब कोई ना कोई संदेह आना, तो यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा। राइटर तो आपको पता है, लेखक भी नहीं आ सकता। ब्यूटीफाई मींस सजावट से रिलेट करता है, ब्यूटीफाई। द राइट आंसर इज ब्यूटीफाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीफाई मींस जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन यहाँ लगानी है और हमें आंसर को आइडेंटिफाई करना होता है। सो इन एनालॉजी वी नो दैट फर्स्टली वी फाइंड द रिलेशन इन द इनपुट पार्ट एंड इंप्लीमेंट द सेम रिलेशनशिप in the second part and find the result. So the right answer is beautify. So beautify is the correct answer. ये किसका क्वेश्चन था, सिनोनिम का। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन और है, दैट इज इम्यून। इम्यून अगर रिलेट कर रहा है इससे विल्नरेबल से, तो इम्यून क्या होता है, इम्यून आपको पता होता है प्रतिरक्षा होता है इसके अंदर, प्रतिरक्षक या प्रतिरक्षक। तो प्रतिरक्षा मतलब इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जो हमें एंटी पार्टिकल से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार से वुल्नरेबल इसका क्या होता है, असुरक्षित। ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है और ये क्या होता है, असुरक्षित। असुरक्षित मींस इसका क्या है, एंटोनिम्स है। तो ये जिस प्रकार से इसका एंटोनिम पार्ट है, तो इसका भी एंटोनिम हमें उठाना पड़ेगा। तो पावरफुल का क्या होता है, वीक। पावर का क्या हो जाएगा, एंटोनिम, दैट इज वीक। सो द लास्ट टॉपिक इज सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वी ऑलरेडी कवर्ड। अब इसमें देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक प्रकार से और आ जाते हैं, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ नंबर। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ कि नंबर जो एनालॉजी है उसके अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। एक्चुअली उसमें भी यही होता है, पेयर की रिलेशनशिप निकालना आना चाहिए हमें, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को भी इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑफ नंबर से। तो देखिए ऑपरेशन ऑफ नंबर, अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, अगर आपसे दे देते हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ पे 5 का रिलेशन किससे, 120 से। 5 का रिलेशन 125 से ले लेते हैं। 5 का रिलेशन 125 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा। तो आपको 5 और 525 में रिलेशन निकालनी है। तो देखो जब भी हम एनालॉजी को सोल्व करते हैं इस टाइप से नंबर में, तो हमारी कुछ सीक्वेंस होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे किससे, स्क्वायर या क्यूब से। अगर स्क्वायर क्यूब की रिलेशन यहाँ पे लग रही है तो हम उससे सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर आता है, कवर होता है, स्क्वायर क्यूब के बाद अगर हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस या फिर डिविजिबिलिटी। उसके बाद कोई भी मेथड लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब का पेयर तो नहीं रखा हुआ है, तो साफ नजर आ रहा है 5 का क्यूब रखा हुआ है। द क्यूब ऑफ 5 इज नोन एज, दैट इज 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 216। सो द राइट आंसर इज 216। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी में, अगर हमसे पूछें जैसे अगर 4 का रिलेशन 46 से, 4 का रिलेशन किससे है, 46 से है, तो आपको बताना 9 का रिलेशन किससे होगा। अब ऑप्शन भी देता हूं मैं इससे, 18, 16, 56, 92। अब देखिए 4 का रिलेशन 46 से बनाना है हमें, तो 4 से 46 कैसे बन सकता है, 4 से 46 मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। एक तो ये मेथड लग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे दैट इज 90 और प्लस 6 करोगे तो 96 आता है। 96 ऑप्शन में अवेलेबल है नहीं, तो दूसरा मेथड लगाते हैं। 4 का हमें देखें, अगर सामने नजर आ रहा है हमें क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। 64 को क्या कर दिया, रिवर्स करके रख दिया। 64 होता है, 64 को आप क्या करोगे, रिवर्स करके लिखोगे दैट इज 46। अब 46 इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर होता है 81। अब ये 4 का क्यूब उठाया इसने, तो 9 का हम क्या उठाएंगे, क्यूब उठाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 ये ऑप्शंस में
आपको लास्ट में एक ऑप्शन और मिलेगा ऐसे, नोट का मतलब होता है नन ऑफ दीज। तो 9 का स्क्वायर तो होता है 81। अगर हम बात करें 9 के क्यूब की, दैट इज 7 to 9। अब 7 to 9 को रिवर्स करके लिखोगे तो राइट आंसर आएगा 9 to 6, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे नोट को कंसिडर करेंगे इस इक्वेशन में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसके अंदर। ये टर्म्स आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होनी चाहिए, उसी के बाद इक्वेशंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर 5 का रिलेशन आपको दे दें 5 to 1 से, तो आप 3 का रिलेशन बताइए क्या आएगा। 5 का रिलेशन 5 to 1 से, तो 3 का रिलेशन किससे आएगा। तो ऑप्शंस भी देख लीजिए आप। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, दैट इज 72, 27, 54 एंड 45। तो अब देखो 5 का क्यूब होता है 125, उसको रिवर्स करके रखा गया है इसमें। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 का क्यूब ले लेंगे दैट इज 27, और 27 को रिवर्स करके लिखोगे दैट इज 72। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72। एक क्वेश्चन और करिए। अगर 5 का रिलेशन 100 से है तो 3 का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज 24, 18, 90 एंड नन ऑफ दीज। अब देखिए 5 का रिलेशन 100 है, हम 5 को 100 कैसे बना सकते हैं। 5 से 100 बनाने का तरीका है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 100। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 20 से दैट इज 60। अब 60 नॉट अवेलेबल इन दिस ऑप्शन, सो आप डायरेक्टली नोट को पिक करते हो। जरूरी नहीं है इसका नॉट आंसर है, हो सकता है कुछ और मेथड लग रहा हो, तो आप पहले लगा के तो देखो। 5 से हम इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज 100। कैसे, देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 5 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज 25। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 100। उसी प्रकार 3 का क्यूब होता है 27, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा दैट इज 9। अगर माइनस करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा 18, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। द राइट आंसर इज 18। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप इनको जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या आंसर को पिक करना है। तो थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको इंप्रूव करें। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।